नमस्ते। भारत के पड़ोस में अंधेरे में डूबते पाकिस्तान की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन अब एक और इस्लामिक देश में बिजली के झटके ने हाहाकार मचा दिया है। यह कोई बड़ी खबर नहीं होती अगर इसका ताल्लुक भारत से नहीं होता। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि इस इस्लामिक देश में बिजली के कोहराम के पीछे भारत का हाथ है, और यहीं से यह मामला दिलचस्प नहीं बल्कि गंभीर हो जाता है, क्योंकि जिस इस्लामिक देश में इस वक्त बिजली की भारी किल्लत है वह कोई और नहीं, मोहम्मद यूनुस के अंतरिम शासन वाला बांग्लादेश है। वही बांग्लादेश जिसके साथ भारत के रिश्ते आज इतिहास के निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर ऐसी चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश में बिजली संकट के पीछे भारत का हाथ है। विशेषकर गौतम अडानी की गोड्डा परियोजना को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आज हम इस सनसनीखेज दावे की सच्चाई तक जाएंगे और जानेंगे कि इस हाहाकार के पीछे असली खेल क्या है। क्या सच में यह भारत की चाल है या बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था का कोई साइड इफेक्ट? बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क जहां के चौराहे कभी नीले पीले तहमदों से रंगीन रहते थे। शेख हसीना के जाने के बाद वही तहमद अब बिना साबुन के मैले होकर बेगम को चिढ़ा रहे हैं। देश में महंगाई बेरोजगारी ने हालत टका दिखाओ पिछवाड़ा हिलाओ वाले बना दिए हैं। हर चीज महंगी, लेकिन खरीदने के लिए टक्कर नहीं है। देश में अराजकता चरम पर पहुंच चुकी है और ऐसे में रही सही कमी बिजली संकट ने पूरी कर दी है। देश में बिजली के लिए घमासान मच चुका है। हालात इतने बदतर हो चले हैं कि फैक्ट्रियों के पहिए जाम हैं। गांव और शहरों में बिजली की भयंकर कटौती जारी है। यह बिजली संकट क्यों है, पहले इस घटनाक्रम को समझना जरूरी है। ढाका, चटगांव, खुलना और नारायणगंज जैसे औद्योगिक इलाकों में दिन में कई घंटे बिजली गुल हो रही है। हालात ऐसे हैं कि गारमेंट फैक्ट्रियों में काम आधा रह गया है और छोटे उद्योग डीजल जनरेटर के सारे किसी तरह सांस ले रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि बिजली क्यों जा रही है, सवाल यह है कि यह संकट अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त बिजली की मांग करीब 16,000 मेगावाट के आसपास है, जबकि कई दिनों तक उत्पादन 11 से 12,000 मेगावाट से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यानी हर दिन करीब 4,000 मेगावाट की सीधी कमी है। यही कमी अंधेरे में तब्दील हो रही है। यही कमी फैक्ट्रियों को बंद कर रही है और यही कमी आम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि सवाल उठता है कि बांग्लादेश तो वही देश है जो कुछ साल पहले तक खुद को दक्षिण एशिया का उभरता हुआ आर्थिक मॉडल बता रहा था। वही बांग्लादेश जिसकी गारमेंट इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर है। वही बांग्लादेश जिसने बिजली के लिए अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट लगाए हैं। फिर अचानक यह देश बिजली के लिए तरसने क्यों लगा? असल में यह संकट आज का नहीं है, इसकी जड़ें पिछले 2-3 साल में छिपी है। बांग्लादेश की बिजली व्यवस्था बड़े पैमाने पर आयातित ईंधन पर टिकी हुई है। देश की करीब 55 से 60% बिजली गैस आधारित प्लांट से आती है और उस गैस का बड़ा हिस्सा एलएनजी के रूप में विदेशों से खरीदा जाता है। एलएनजी की कीमतें डॉलर में तय होती है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल मच गई। एलएनजी की कीमतें कई बार 2 से 3 गुना तक बढ़ गई। जिन देशों के पास मजबूत डॉलर रिजर्व थे उन्होंने किसी तरह झटका सह लिया, लेकिन जिन देशों की अर्थव्यवस्था आयात पर ज्यादा निर्भर थी वहां संकट गहराने लगा। बांग्लादेश उन्हीं देशों में से एक था। धीरे धीरे बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार गिरने लगा। 2021-22 में जहां फॉरेक्स रिजर्व करीब 48 अरब डॉलर के आसपास था, वहीं 2024 के अंत तक यह घटकर 18 से 19 अरब डॉलर के आसपास सिमट गया। आयात के लिए डॉलर नहीं तो एलएनजी कैसे खरीदी जाए और एलएनजी नहीं तो बिजली कैसे बने? यहीं से बांग्लादेश सरकार ने कई पावर प्लांट्स को अस्थायी रूप से बंद करना शुरू किया। कभी कहा गया कि मांग कम है, कभी मेंटेनेंस का बहाना बना, लेकिन हकीकत यह थी कि ईंधन खरीदने के लिए पैसा नहीं था। नतीजा यह हुआ कि देश के कई बड़े गैस आधारित प्लांट आधी क्षमता पर चलने लगे या फिर पूरी तरह ठप हो गए। इसी बीच भारत से आने वाली बिजली पर नजरें टिक गई। झारखंड के गोड्डा में स्थित गौतम अडानी का पावर प्लांट, जिसे खास तौर पर बांग्लादेश के लिए बनाया गया था, अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया। सोशल मीडिया पर यह दावा फैलाया गया कि अडानी ने सप्लाई काट दी है और भारत ने बांग्लादेश को अंधेरे में धकेल दिया है।
कुछ पोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि यह भारत की रणनीतिक चाल है, लेकिन जब इस दावे की परतें खोली जाती है तो कहानी कुछ और ही कहती है। गोड्डा पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 1600 मेगावाट है और यह लंबे समय के समझौते के तहत बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। इस समझौते में एक अहम शर्त है कि भुगतान डॉलर में किया जाएगा। जब बांग्लादेश के पास डॉलर की किल्लत शुरू हुई तो भुगतान में देरी होना तय था। सरकारी दस्तावेजों और रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की बिजली कंपनी पर कई सौ मिलियन डॉलर का बकाया जमा हो चुका था। यह बकाया सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दूसरे विदेशी सप्लायर्स के लिए भी था। फर्क बस इतना था कि भारत से आने वाली बिजली सबसे ज्यादा नजरों में थी, इसलिए उंगली उसी पर उठी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और परत है जो कहानी को और गंभीर बनाती है, और वह है चीन। पिछले एक दशक में बांग्लादेश ने चीन से भारी भरकम कर्ज लिया है। पावर प्लांट्स, पोर्ट, सड़कें, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ चीनी फंडिंग से बना है। इन प्रोजेक्ट्स का भुगतान भी डॉलर में होना है, यानी एक तरफ एलएनजी के लिए डॉलर चाहिए, दूसरी तरफ कर्ज चुकाने के लिए डॉलर चाहिए। जब एक ही समय में हर तरफ से डॉलर की मांग बढ़ जाए और आमदनी सीमित है तो संकट तय है। बांग्लादेश के साथ यही हुआ। सरकार को तय करना पड़ा कि किसे पहले भुगतान किया जाए। बिजली सेक्टर पीछे छूट गया और नतीजा अंधेरे के रूप में सामने आ गया। अब यहां सवाल उठता है कि भारत ने इस मौके पर क्या किया। अगर भारत चाहता तो वह सप्लाई पूरी तरह रोक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई कि बिजली बंद कर दी गई है। उल्टा दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रही। भुगतान की शर्तों पर चर्चा हुई और सप्लाई को पूरी तरह ठप होने से बचाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर नैरेटिव बन चुका था। भारत को विलेन बना दिया गया, अडानी का नाम घसीटा गया और बांग्लादेश की अंदरूनी आर्थिक कमजोरियों पर पर्दा डाल दिया गया। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ बिजली संकट का नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा बन गया। इस बीच बांग्लादेश की सड़कों पर गुस्सा दिखने लगा। महंगाई पहले से ही आसमान छू रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और अब बिजली संकट ने आग में घी डाल दिया। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की शिफ्ट कम हो गई। कई जगहों पर अस्थायी रूप से फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी। इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा। सरकार ने हालात संभालने के लिए कई कदम उठाने की कोशिश की। कभी लोड शेडिंग शेड्यूल जारी किया गया, कभी इंडस्ट्रियल सप्लाई घटाई गई, लेकिन ये सब अस्थायी उपाय थे। असल समस्या डॉलर की थी और वह अभी भी बनी हुई है। इसी बीच आईएमएफ से बातचीत की खबरें सामने आने लगी। बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद मांगने की तैयारी शुरू की, लेकिन आईएमएफ का रास्ता आसान नहीं होता। शर्तें होती है, सब्सिडी घटाने की बात होती है, खर्च कम करने की बात होती है, और इन सब का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। यहीं से सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या बांग्लादेश उसी रास्ते पर जा रहा है जिस पर पहले श्रीलंका और पाकिस्तान जा चुके हैं? क्या यह बिजली संकट सिर्फ शुरुआत है और क्या आने वाले महीनों में हालात और बिगड़ सकते हैं? भारत के लिए भी यह स्थिति साधारण नहीं है। एक तरफ बांग्लादेश पड़ोसी देश है, ऐतिहासिक रिश्ते हैं, दूसरी तरफ मौजूदा अंतरिम शासन के साथ रिश्ते पहले ही तनाव में हैं। ऐसे में हर कदम बेहद नफ तुलकर उठाना पड़ रहा है। भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह स्थिर और भरोसेमंद साझेदार है, न कि संकट का फायदा उठाने वाला खिलाड़ी। लेकिन नैरेटिव की लड़ाई आसान नहीं होती। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही सच मान लिया जाता है, और यही वजह है कि बिजली संकट को भारत से जोड़कर पेश किया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि यह संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था, डॉलर की राजनीति और कर्ज के जाल का नतीजा है। फिलहाल बांग्लादेश अंधेरे और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। हर दिन यह सवाल उठ रहा है कि आज कितने घंटे बिजली आएगी। फैक्ट्रियों में यह सोच चल रही है कि उत्पादन कैसे बचाया जाए, और सरकार के सामने यह चुनौती है कि जनता का गुस्सा कैसे संभाला जाए। इस पूरे घटनाक्रम में सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यह साफ नहीं है कि डॉलर संकट कब सुधरेगा, आईएमएफ की शर्तें क्या होंगी, चीन कर्ज में कोई राहत देगा या नहीं, और भारत के साथ ऊर्जा सहयोग किस दिशा में जाएगा। यानी कहानी अभी अधूरी है। बिजली गई है लेकिन सवाल बाकी है। अंधेरा छाया है लेकिन उसके पीछे की ताकतें अभी भी काम कर रही है। और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए बेहद गंभीर बन चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।